देखिए, ये इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, ओके। इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग कहते हैं, इसको मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें भी कॉइल आपका मूव करेगा, ओके। जिसका कंस्ट्रक्शन जो है आपको ये दिया हुआ है, इस तरह से दिखाया हुआ है आपका। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अगर है, देन दे हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड सिस्टम एंड अनदर वन इज द मूविंग सिस्टम, गॉट इट। देन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड सिस्टम का जो है और मूविंग सिस्टम का कंपोनेंट देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे फिक्स्ड सिस्टम क्या हो गया, जो फिक्स है, ओके। तो यहाँ पे फिक्स क्या है, ये फिक्स है और ये फिक्स है, दिस इज द फिक्स्ड कॉइल, ओके। यानी कि फिक्स्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड कॉइल, ओके। अब फिक्स्ड कॉइल ये होगा कैसा, ओके। ये फिक्स्ड कॉइल जो होगा वो थिक मल्टी स्ट्रैंडेड कॉइल होगा। थिक मतलब मोटा, ऑल ऑफ यू नो, ओके। मल्टी स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंड मतलब होता है एलिमेंट, ओके। जैसे हम लोग देखते हैं, जो पतला सा वायर होता है हमारे पास बल्ब जलाने के लिए, हम लोग कहीं से हम लोग ब्लू रेड टाइप वायर लेते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। आप देखते हैं उसमें बहुत सारा पतला 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 वायर होता है, दैट इज द स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब एलिमेंट, एक छोटा सा, ओके। छोटा सा, सबसे छोटा रूप, तो उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं और कुछ नहीं, ओके। जो भी आपका पतला पतला वायर है, या आप देखते होंगे पीला वायर या लाल वायर मोटा मोटा घर में, जिसमें अंदर में 3 वायर रहता है, तो 3 वायर में से एक वायर को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रैंडेड कहेंगे। तो उसी मोटा मोटा में जो है, उसी तरह मोटा सा वायर जो है ठीक मल्टी स्ट्रैंडेड, यानी कि बहुत सारा स्ट्रैंड होगा उसमें, ओके। और इसमें जो ये थिक भी होगा, मल्टी स्टैंडर्ड होगा, और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हम यूटिलाइज करेंगे वो लेस होगा, लेस नंबर ऑफ टर्न्स होगा। इसका कारण क्या है कि हम लोग फिक्स्ड कॉइल का जो है रेसिस्टेंस कम से कम रखना चाहते हैं। तो रो एल बाई ए थिक होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, गॉट इट। अगर एरिया ज्यादा होगा, थिक होगा ज्यादा, ओके, मोटा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, तो रेसिस्टेंस कम होगा। जस्ट राइट इन द चैट प्लीज, ओके। अब लेंथ, ओके। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर रहे हैं, ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा लंबाई होगा कंडक्टर का, जितना कम होगा नंबर ऑफ टर्न्स उतना कम रेसिस्टेंस होगा, नहीं। तो इस तरह से हम लोग जो है इस तरह का डिजाइन करके इसके रेसिस्टेंस को हम लोग कम से कम करते हैं, ओके। और इसके साथ साथ जो है हम लोग ईडी करंट के इफेक्ट को भी कम करते हैं। ईडी करंट का इफेक्ट आपको याद होगा, ईडी करंट जो इंड्यूस होता है कोई मटेरियल में या कंडक्टर में होता है, ओके। ये कब होता है, जब अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है या वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो गया है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में जो है ईडी करंट के इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंस को कम करते हैं। इसलिए हम लोग फिक्स्ड सिस्टम में फिक्स्ड कॉइल जो है ऐसा ही कंस्ट्रक्शन करते हैं ना। इस कॉइल को हम लोग 2 पार्ट में कैटेगराइज किए हुए, कैटेगराइज नहीं, 2 पार्ट में स्प्लिट किए हुए, है ना। स्प्लिट में 2 पार्ट में तोड़ना, ओके। ये देखो, ये फिक्स्ड कॉइल 1, ये फिक्स्ड कॉइल 2, एफसी, एफसी मतलब फिक्स्ड कॉइल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 2 पार्ट में इसको स्प्लिट किए हुए हैं। 2 पार्ट में स्प्लिट करने का मतलब क्या है, ओके। ये मतलब सिर्फ यही है कि इन ऑर्डर टू कंसंट्रेट द मैग्नेटिक फ्लक्स इन एयर गैप, इस एयर गैप में, इस एयर गैप में जो है मैग्नेटिक फील्ड पास हो सके, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों कॉइल को 2 पार्ट में स्प्लिट करते हैं। आपको याद होगा इन द लास्ट क्लास जो है हम लोग बात कर रहे थे पीएमएमसी, और पीएमएमसी में जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए या एयर गैप से पास होने के लिए हमने इस्तेमाल किया था सॉफ्ट आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन पोल पीस, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कॉइल को क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं इक्वल हाफ्स में, ओके, सो दैट इसके द्वारा जो फ्लक्स निकले, इसके द्वारा जो फ्लक्स निकले इस एयर गैप से पास हो सके, गॉट इट। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फिक्स्ड कॉइल। यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल जो है वो एयर कोड कॉइल, एयर कोड कॉइल कहने का मतलब क्या है, एयर कोड,
एयर कोड कहने का मतलब क्या है कि अगर अंदर में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ओके, इस तरह से ये जो हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं, दिस इज द आयरन कोड, यानी कि इसमें आयरन अंदर में, ओके। लेकिन अगर अंदर में कुछ भी मटेरियल ना हो, एयर हो कोर के रूप में, देन दैट इज कॉल्ड एयर कोड कॉइल। तो फिक्स्ड कॉइल जो है वो एयर कोड कॉइल है, ओके। और उसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट किए हैं, जस्ट ओनली इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द मूविंग सिस्टम फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को जो है इस मूविंग सिस्टम के थ्रू पास करने के लिए हम लोग क्या किए, इसको दो पार्ट में ब्रेक किए हुए। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नाउ अब हम लोग यहाँ पे मूविंग सिस्टम की बात करते हैं। तो मूविंग सिस्टम पे जैसा मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हमारा जो है इंडिकेटिंग सिस्टम है, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, देन दे हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, फिक्स्ड सिस्टम एंड मूविंग सिस्टम। मूविंग सिस्टम मैंने बताया दैट इज द दे हैव द फिक्स्ड कॉइल, ओके। तो जो एयर कोड कॉइल होगा, ओके, ये थिक मल्टी स्टैंडर्ड लेस नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। साथ साथ जो है ये दो पार्ट में स्प्लिट करने का कारण क्या है कि हम इसके थ्रू, एयर गैप के थ्रू या मूविंग सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड मिल सके, उसके लिए हम लोग इसको दो पार्ट में ब्रेक किए हुए। नाउ मूविंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए स्पिंडल, एक स्पिंडल है, उसी स्पिंडल पे जो है पॉइंटर है, ओके, स्टेट ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग है, ओके, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, ओके, और साथ साथ मूविंग कॉइल भी माउंटेड है। अब यहाँ पे जो मूविंग कॉइल है, ओके, उसी स्पिंडल पे सारा है, ओके, एक ही स्पिंडल। तो जो मूविंग कॉइल है या मूविंग सिस्टम है, ओके, ये दोनों जो फिक्स्ड कॉइल है, इसके सिमेट्रिकली हम इसको सेंटर में प्लेस करते हैं, सिमेट्रिकल वे में, यानी कि ऐसा नहीं कि ना ज़्यादा इधर ना ज़्यादा इधर, दोनों के सेंटर पे हम लोग एयर गैप में जो है दोनों के सेंटर पे हम लोग इसको सिमेट्रिकली प्लेस करते हैं। और अब ये मूविंग कॉइल जो है उसका जो वाइंडिंग होता है वो थीन होता है, पतला होता है, लाइट वायर होता है। थीन मतलब पतला, लाइट एकदम हल्का वायर होता है, और ओके, लेकिन उसका नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो लार्ज होता है। एक तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ओके, इसको हम लोग जो है लाइट बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया कम लेते हैं, यानी कि थीन लेते हैं, ओके। और हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, सो डैट वो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को जो है अपने थ्रू लिंक करवा सके, ओके। तो जितना ज़्यादा आप उसके थ्रू जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स लिंक होगा, उतना ही ज़्यादा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क लगेगा। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि बस दो टॉर्क होना चाहिए, ओके, दो फ्लक्स होना चाहिए, सो डैट कि कोई भी मूविंग सिस्टम जो है मूव कर सके। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए तो हमारे पास कंट्रोल स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है। डैम्पिंग टॉर्क के लिए आपका यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग फील्ड होगा वो वीक है ना। ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ ना, ओके, जो मैंने पहले ही बता दिया हूँ आपको इनिशियल क्लास में ही। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना हुआ है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो एयर गैप में फील्ड आ रहा है दैट इज वेरी वीक। तो वीक ऑपरेटिंग फील्ड के कारण ही हम लोग जो डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सा डैम्पिंग होता है, वो डैम्पिंग होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। अब यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट में, ओके, वो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब ये काम कैसे करता है ये हम लोग देखते हैं, वर्क कैसे करता है। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। नाउ जैसे हम लोग करंट पास करवाते हैं थ्रू द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल, ओके, जिस करंट को भी आपको मेजर करना है वो करंट के लिए दो टर्मिनल है आपके पास, ओके, दो टर्मिनल है। इस टर्मिनल से जो है उस इंस्ट्रूमेंट को ऐड कर दिया जिसके थ्रू में करंट मेजर करना है। अब यहाँ पे जो है एक करंट चला गया इसमें I1 और दूसरा चला गया I2। I1 चला गया फील्ड कॉइल में, ये I1 इसमें चला गया लाइक दैट, I1 निकल गया, ये I2 इससे फ्लो करते हुए I2 चला गया I1 + I2 = I। तो जैसे ही जो है
कोई भी कॉइल के थ्रू आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो क्या होगा, सबसे पहले वो अपना जो है अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करेगा, है ना। तो इसके चलते ही ये करंट के चलते हुए मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा, इस करंट के चलते ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा, जैसे मैंने बताया था आपको इन द लास्ट क्लास, Tt is directly proportional to phi1 phi2 sin डेल्टा। दोनों फ्लक्स में इंटरेक्शन होगा। एक टॉर्क को प्रोड्यूस होने के लिए जो है वहां पे क्या होना चाहिए, दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। गॉट इट। तो ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू फील्ड, अब दोनों फील्ड जो होना चाहिए वो दो डिफरेंट मैकेनिज्म से आना चाहिए। तो पहला जो आपका फील्ड आ रहा है ये आपका फ्रीज कॉइल से आ रहा है phi1, दूसरा जो आ रहा है phi2 मूविंग कॉइल से आ रहा है। तो दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो दोनों आपस में इंटरेक्शन होगा, आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टॉर्क बिल्डअप होगा जिसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे। क्यों, वही टॉर्क जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है इस पॉइंटर पे एक फोर्स लगाएगा, ये मूव करेगा, दैट इज टीडी। ये जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो क्या करेगा, ये जस्ट उल्टी डायरेक्शन में कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो है वो क्या करेगा, जो हमने मैकेनिज्म में पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग काम करता है। और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग क्या करेगा, वो डैम्पिंग टॉर्क को प्रोवाइड करेगा। क्लियर है। और अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है टीडी और टीसी आपस में बराबर हो जाएगा, और हम लोग रीडिंग जैसे ही टीडी और टीसी आपस में बराबर हुआ वैसे हम लोग रीडिंग को कंसीडर कर लेंगे। आई थिंक नो प्रॉब्लम है ना। नाउ इसको रब कर दूं मैं। अब यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जिस तरह से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में एक्सप्रेशन निकाला था मैंने, ओके, उसी तरह से जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन जो है हम लोग इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में करेंगे। ओके, सेम वे में। ओके, मैं इसको मिटा दूं। ओके ओके, बहुत इजी है ये। और ऐसा ही सबसे ज्यादा जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट ही होता है ना। इसी हम लोग जो आगे जाके वाट मीटर भी इस्तेमाल करेंगे, ये वाट मीटर भी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप ही होता है। इसको हम लोग एक बार और एक्सप्लेन करेंगे जब हम लोग वाट मीटर स्टडी करेंगे तो। ओके नो, अब मैं एक्सप्रेशन अगर बात करें, एक्सप्रेशन ऑफ टीडी इन ईडी टाइप, ईडी मतलब इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे दो कॉइल, ये फिक्स कॉइल और ये मूविंग कॉइल, है ना। एक कॉइल में करंट I1 फ्लो कर रहा था और ये I2 फ्लो कर रहा था। दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्शन M होगा, इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस L1, इसका अपना सेल्फ इंडक्टेंस L2। क्लियर है। ये तो हम लोग मूविंग आयरन में भी ये बात किए थे इस तरह से नहीं, बट उसमें एक ही कॉइल था, इसमें दो कॉइल है। ओके, तो एक कॉइल के कॉरस्पॉन्डिंग L1, फिर दूसरा का अपना सेल्फ इंडक्टेंस L2, और दोनों के बीच में जो कपलिंग हो रहा है, ओके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस M। अब यहाँ पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है, ओके, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग जो करेंगे दैट इज जस्ट ओनली टू फाइंड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टू फाइंड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ एन ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, है ना। ओके, जो आपको अगेन जो है जिस तरह से हम लोग मूविंग आयरन में बात कर रहे थे दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, याद होगा आपको, याद होगा ना नहीं।
हम लोग जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन कर रहे थे, ओके, वो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग किस एनर्जी, किस कंजर्वेशन का सहारा ले रहे थे? दैट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, जिसके मैंने अपने बात किया था, चेंज इन एनर्जी स्टोर जो होगा वो आपका आउटपुट मैकेनिकल बर्डन होगा, सबको याद होगा। फाइनल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी स्टोर्ड माइनस इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इक्वल टू एक्चुअल मैकेनिकल बर्डन, लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे इस फिगर में L1 और L2 जो है वो अपना इसका सेल्फ इंडक्टेंस है, किसका? फिक्स कॉइल का, मूविंग कॉइल का। M जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन द मूविंग कॉइल एंड फिक्स कॉइल, ओके। I1 I2 जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है, ओके, जो फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल के थ्रू फ्लो करता है। आपको याद होगा मैंने पहले लिखा था, एडी टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है एसी और डीसी दोनों के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं, है ना। ना, अब ये I1 I2 जो करंट है जो सप्लाई हो रहा है, ओके, वहां पे अगर करंट में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, ओके, थोड़ा सा चेंजेस हुआ तो I1 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ, I2 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा, तो डिफ्लेक्शन में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा डी थीटा, जैसे मैंने मूविंग आयरन में बात किया था, है ना, कि अगर करंट में स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है इन द फिक्स एंड मूविंग कॉइल, तो करंट अगर बढ़ा, ओके, या करंट घटा, ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी बढ़ेगा घटेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क का वैल्यू भी बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो एंगुलर डिफ्लेक्शन भी जो होगा वो भी आपका बढ़ेगा घटेगा। तो हम लोग मान लिए कि जब कभी, ओके, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा करंट में I1 और I2 में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है डिफ्लेक्शन होगा डी थीटा, ओके। यानी कि अगर I1 में DI1 इंक्रीमेंट हो रहा है, सपोज, ओके, I1 में DI1 इंक्रीमेंट हो रहा है, मान लेते हैं, ओके, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल फाइनल, इनिशियल I1 है, I2 है, L1 है, L2 है, M है, ओके, थीटा, लाइक दैट, ओके। तो अगर इसमें जो है I1 में DI1 इंक्रीमेंट हुआ तो फाइनल वैल्यू क्या होगा? I1 प्लस DI1, स्मॉल वैल्यू। इसमें DI2 हुआ तो I2 प्लस DI2। तो अगर करंट बढ़ेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है इंडक्टेंस इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो इसका L1 प्लस DL1, L2 प्लस DL2, M प्लस DM, थीटा प्लस डी थीटा, चेंज इन एंगल थीटा, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। ये सारा ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट ओनली, ओके, corresponding to the change in current I1 and I2। नाउ अब अगर हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालें, अमाउंट ऑफ वर्क डन याद रखेंगे, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अगर आपने नोट्स लिखा होगा, ओके, तो उसका याद रखिएगा, ओके। टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कितना एंगल चेंज हुआ? डी थीटा। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना होगा? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नहीं, दैट इज द वर्क डन, ओके, ऑल ऑफ यू नो, ओके, TD इक्वल टू TD इंटू डी थीटा, दैट इज द वर्क डन। नाउ हम लोग यहाँ पे जो है L1 लिख रहे हैं, ऑल ऑफ यू नो L1 इक्वल टू N1, जैसे हम लोग बात किए थे लैम्डा 1 बाई I1 या N1 phi1 बाई I1, I1 स्मॉल लिख रहे हैं, I1 स्मॉल लिखा हुआ है, जो फॉर्मूला सबको पता है, N1 phi1 बाई I1, नहीं, जहाँ पे N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ओके, phi1 मैग्नेटिक फ्लक्स है, लैम्डा 1 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है, दैट इज द N phi। उसी तरह से जो है हम लोग लिख सकते हैं L2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई I2, यानी कि N2 phi2 बाई I2 लिख सकते हैं हम लोग, नहीं। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान से देखिए, फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ई जो है EMF इंड्यूस अगर है स्मॉल ई, ओके, तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी टी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख सकते हैं ना हम लोग, टेल मी, ओके।
अगर हम लोग ये स्मॉल माने हुए हैं, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई डी टी इक्वल टू डी लैम्डा। ओके, नाउ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर द कॉइल 1 में ईएमएफ इंड्यूस 1 हो रहा है, तो ई1 डी टी इक्वल टू डी लैम्डा 1 लिख सकते हैं। उसी तरह जो है ई2 डी टी इक्वल टू डी लैम्डा 2 लिख सकते हैं, चलिए लिख सकते हैं ना। ओके, आपको याद होगा उसमें जो है मूविंग आयरन में बात किए थे, टोटल एनर्जी इनपुट, टोटल एनर्जी इनपुट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक्चुअली शॉर्ट में लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट। तो इस कॉइल में जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ, वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम लिखा था मैंने पहले भी, 10C, ओके, प्लस ये पहले कॉइल में फिक्स कॉइल में, ये मूविंग कॉइल में लिख सकते हैं। टेल मी E1 D2, E1 DT को हम लोग लिख सकते हैं I1 D लैम्डा 1 प्लस I2 D लैम्डा 2 लिख सकते हैं। एक्सप्रेशन आएगा एग्जाम में, लिख सकते हैं, है ना। नाउ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, ओके, ये क्या हो जाएगा, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक्सप्रेशन है ना, कि जो अगर दो कॉइल, अगर एक कॉइल होगा तो एनर्जी जो स्टोर होगा हाफ एल आई स्क्वायर, याद होगा मैंने आपको मूविंग आयरन में भी ये चीज बताया था। ओके, एक कॉइल में जो एनर्जी स्टोर होता है हाफ एल आई स्क्वायर होता है। ओके, और अगर दो कॉइल हो आसपास में, तब जो एनर्जी स्टोर होगा, स्टोर्ड इन कपल्ड कॉइल, ये भी याद रख लेंगे, एक्सप्रेशन का जरूरत नहीं आपको कैसे आ रहा है। एक कॉइल में ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। एक कॉइल में हाफ L1 I1 स्क्वायर, दूसरे कॉइल में हाफ L2 I2 स्क्वायर, प्लस इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M और करंट I1 I2, ये होता है जब दो कॉइल हो। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, इन फ्यूचर आपको काम देगा। ओके, तो ये एनर्जी स्टोर इन टू कॉइल हो गया, एनर्जी स्टोर इन टू कॉइल। ओके, नाउ जो अगर हम लोग जो है एनर्जी कंजर्वेशन देखें, तो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है, एनर्जी कंजर्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इक्वल टू चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन। हम लोग लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं, इसको मिटा दूंगा। देखिएगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट यानी कि I1 D लैम्डा 1 प्लस I2 D लैम्डा 2, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड कपल कॉइल में ये हो रहा है, तो चेंज, तो हम लोग जिस तरह से चेंजेस को माने डिफरेंशियल एलिमेंट डी के द्वारा, कि करंट में चेंजेस हो रहा है, तो I1 से DI1, I2 से DI2, L से DL, ओके, M से DM, थीटा से डी थीटा, T से DT। उसी तरह एनर्जी को चेंज हम लोग जो लिखते हैं टोटल एनर्जी स्टोर, इसमें डिफरेंशिएशन लगा देंगे, डी हाफ L1 I1 स्क्वायर हाफ L2 I2 स्क्वायर
प्लस एम आई वन आई टू और प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है हमारा टी डी डी थीटा। ओके, ये फाइनल एक्सप्रेशन है आपका। इस फाइनल एक्सप्रेशन को अब अगर हम लोग जो है फाइनल एक्सप्रेशन को अगर हम लोग जो है यहाँ पे सोचो आई वन डी लैम्डा वन इक्वल टू सॉरी लैम्डा वन इक्वल टू एन वन फाइव वन डी एन वन फाइव वन प्लस आई टू डी एन टू फाइव टू है ना, नहीं सॉरी लैम्डा वन इक्वल टू 11 आई वन है ना, सॉरी लैम्डा टू इक्वल टू एल टू आई टू लिख सकते हैं। लैम्डा वन इक्वल टू एन वन आई वन एल वन आई वन और लैम्डा टू इक्वल टू एल टू आई टू लिख सकते हैं, है ना। और ये तो हमारा सेम होगा प्लस टी डी डी थीटा। तो यहाँ पे जिस तरह से आपको याद होगा मैंने सारे को डिफरेंशिएशन किया था, है ना। तो डिफरेंशिएशन किया था तो डिफरेंशिएट करके जो है हम लोग वैल्यू निकाले थे। अब सोचो हम लोग सारे को डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 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 ओके इसका, जैसे डी एल वन आई वन ये क्या हो जाएगा एल वन डी आई वन प्लस आई वन डी एल वन लिख सकते हैं। टेल मी डिफरेंशिएशन है ये। उसी तरह एल टू आई टू को भी अब सोचो हाफ एल वन आई वन स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन, तो हाफ बाहर हो गया एल वन इंटू टू आई वन प्लस आई वन स्क्वायर टू एल वन सॉरी एल वन डी एल वन टू आई वन डी आई वन ये लिख सकते इसका डिफरेंशिएशन। देखो हाफ बाहर हो गया, एल वन को पहले कंसीडर की तो आई वन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू आई वन डी आई वन, फिर आई वन स्क्वायर बाहर हो गया तो एल वन का डी एल वन लिख सकते हैं हम लोग। तो उसी तरह से जो है हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। यहाँ तो तीन तीन एलिमेंट है, सभी का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली आप करेंगे आगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हाइयर टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे ओके, तब हमारे पास जो फाइनल आता है, मैं फाइनल लिख दूँ, कोई नीड नहीं है इसको करने का। आपको याद होगा सारे का डिफरेंशिएशन करेंगे, कुछ कैंसिल आउट होगा ओके, और आपको तो फाइनल याद ही रखना है ना। तो जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंपल फाइनल एक्सप्रेशन लिख लो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ओके। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन में लिख रहा हूँ कि क्या क्या बचेगा, टी डी इंटू डी थीटा इक्वल टू हाफ आई वन स्क्वायर डी एल वन, मुझे याद है आपको याद रहना चाहिए, आई टू स्क्वायर डी एल टू ओके। ये आपका एक्सप्रेशन बच रहा है प्लस आई वन आई टू डी एल, ये बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो डी थीटा डी थीटा डी थीटा आपको याद होगा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन आया था मूविंग आयरन में टी डी इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा आया था, याद है। तो वहां पे एक कॉइल के चलते आया था हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो यहाँ पे दो कॉइल है, तो एक कॉइल के लिए ये, दूसरे कॉइल के लिए ये। अब दोनों में करंट आई वन आई टू और डी एम बाई डी थीटा। आई थिंक नो प्रॉब्लम, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ओके। नाउ अब हम लोग ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया हमारा। सर वर्क डन टी डी इंटू डी थीटा कैसे, थोड़ा बता दीजिए। वर्क डन टी डी इंटू डी थीटा, वर्क डन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ऐसे, देखो ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं ना। यस सर। तो ये लीनियर मोशन के लिए, मैकेनिकल में लीनियर मोशन के लिए है। अगर रोटेशनल मोशन हुआ
तो फोर्स की जगह पे टॉर्क और dx की जगह पे d थीटा। आपको तो मैंने बताया था अंते तो उसमें फिफ्थ सेमेस्टर में भी, वहाँ पे रोटेशनल मोशन में, लीनियर मोशन में, जब मैथमेटिकल मॉडलिंग बता रहे थे कंट्रोल सिस्टम में, इंडस्ट्रियल हाँ ऑटोमेशन। सर, वो मिस किए हैं, अभी नहीं किए हैं हम्म। इसलिए। वो अभी मिस किए हैं, लेक्चर नहीं किए हैं। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये वर्क डन हो गया टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यस सर। पे टॉर्क। यस सर, समझ। ठीक है। ओके थैंक यस यू। सर, थैंक यू। ना हम लोग स्पेशल केस यहाँ पे ले रहे हैं। ओके कि 11L2 अगर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा। ओके तो अगर 11L2 कांस्टेंट हुआ तो ये दोनों तो जीरो, दोनों का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। ओके तो टी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डी इक्वल टू I1 I2 dm बाई डी थीटा। ये कब आ रहा है, जब हमारा L1 L2 कांस्टेंट होगा तो। ओके अब L1 L2 कांस्टेंट होने के बाद आपको याद होगा मैंने I1 I2 को जो कहा था, दैट इज द इंस्टेंटेनियस करंट। ओके अब अगर डीसी मेजरमेंट किए तो डीसी मेजरमेंट में तो ये सेम फार्मूला रहेगा। ओके अगर हम लोग डीसी मेजरमेंट कर रहे हैं तो, डीसी पैरामीटर को मेजर कर रहे हैं तो, वही अगर हम लोग एसी पैरामीटर को मेजर करेंगे, है ना, तो एसी पैरामीटर को मेजर करें तो इसका फार्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे एसी पैरामीटर के लिए जो है ये I1 और I2 जो होगा, I1 साइनोसॉइडल होगा अगर मान लेते हैं तो Im1 साइन ओमेगा टी एसी हो गया ये, I2 Im2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा मान लेते हैं हम लोग। गॉट इट। तो थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो अल्फा मान लेते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये दोनों करंट होगा तो इन दोनों करंट में फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तभी टॉर्क लगेगा। ओके तो यहाँ पे क्योंकि इसके द्वारा फ्लक्स, इसके द्वारा फ्लक्स दोनों डिफरेंट फेज में होना चाहिए तभी उन दोनों में इंटरेक्शन होगा। आगे जाके मशीन में इसको और क्लियर होगा आपका, अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो I1 I2 दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तब जाके इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग टॉर्क बिल्डअप होगा, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग φ1 आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग φ2 आएगा। इन दोनों में जब तक फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक आपका टॉर्क नहीं लगेगा। आपको याद होगा, है ना, कि टीडी हमने बताया था, टीडी के φ1 φ2 साइन डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा जो है इन दोनों के बीच में एंगल है, यही डेल्टा यहाँ पे हम लोग अल्फा के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं। अगर डेल्टा जीरो हो गया, कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि डेल्टा जीरो तो साइन जीरो जीरो नहीं। ओके तो इसी तरह से जो है टॉर्क हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में हमारा होना चाहिए फेज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम ये डीसी मेजरमेंट के लिए हो गया, अगर एसी मेजरमेंट करना है तो इस I1 की जगह पे मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी आरएमएस वैल्यू, आरएमएस, ओके I2 का भी आरएमएस, आरएमएस डीएम बाई डी थीटा फार्मूला याद रखना होगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है इससे। और इन दोनों के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट है उसके चलते कॉस अल्फा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो आपका ऐसे ही वैल्यू आएगा कॉस अल्फा। तो ये हमारा एसी मेजरमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला हो गया और ये डीसी मेजरमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला हो गया। देन आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। ना अब अगर हम लोग जो है ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट में एडवांटेज की बात करें कि क्या एडवांटेज है। सर हम्म। सर डीसी करंट मेजर करेंगे तो I1 I2 का वैल्यू सेम होगा। नहीं कहाँ मैंने लिखा सेम, अलग तो है बाबा, अगर सेम ही रहता तो उसको स्क्वायर कर देते ना। सेम हो सकता है, यस सर। सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, डोंट वरी। वो तो सिर्फ करंट डिवीजन हो रहा है ना। ओके आपको याद होगा जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया हूँ इस तरह से मैंने करंट को डिवाइड कर दिया I1 I2 फिगर में। तो यहाँ पे I1 I2 सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ना, उसके पीछे नहीं पड़ना, वो कुछ भी हो सकता है। गॉट इट। ओके तो हम लोग यहाँ पे एडवांटेज क्या है इसका कि हम लोग एसी और डीसी कोई भी पैरामीटर को अगर मेजर करेंगे ओके तो सेम कैलिब्रेशन हो,
सेम कैलिब्रेशन होगा, यानी कि अलग से हम लोग को कैलिब्रेट नहीं करना होगा। जिस तरह से आपको याद होगा कि हम लोग मूविंग आयरन में जो हम लोग अलग अलग कैलिब्रेशन करते है ना, याद रखेंगे। साथ साथ डिफरेंस भी आपको पता चल रहा है कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो है दोनों के लिए अलग अलग कैलिब्रेशन करते हैं। दैट इज द डिसएडवांटेजेस इन द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो अट्रैक्टिव टाइप हो चाहे रिपल्सन टाइप। लेकिन हमारा जो है इसमें अभी तक हम लोग 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े हुए हैं, अट्रैक्शन, रिपल्सन, पीएमएमसी और ये चौथा ईडी टाइप। तो ईडी टाइप हमारा एसी डीसी दोनों के लिए, पीएमएमसी हमारा सिर्फ डीसी के लिए, मूविंग आयरन भी हमारा एसी डीसी दोनों के लिए, लेकिन वहां पे कैलिब्रेशन दोनों के लिए अलग अलग होता है, यहाँ पे सेम होता है। नाउ यहाँ पे भी जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इंस्ट्रूमेंट में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पैरामीटर। आपको दिख रहा है ना, एसी पैरामीटर आ रहा है, आरएमएस वैल्यू आना ये अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि हम लोग एसी को देखते हैं, ओके, हम लोग हर जगह एसी का आरएमएस वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसी करंट दैट इज द आरएमएस करंट, ओके, तो हम लोग आरएमएस को ही कंसीडर करते हैं। डीसी मतलब एवरेज वैल्यू, सिंपल, ओके, डीसी का एक ही वैल्यू होता है, दैट इज द एवरेज वैल्यू। नाउ हम लोग ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट को याद रखेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, कि ये जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं हम लोग लैब में, है ना, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जस्ट फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ अनदर इंस्ट्रूमेंट। आपको याद होगा स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट यानी कि सॉल्यूट इंस्ट्रूमेंट, आपको याद होगा मैंने बताया था शुरू में, बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नहीं याद है? इंस्ट्रूमेंट 2 तरह का होता है, एक अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को मैंने बताया था कि दैट इज ओके अवेलेबल इन द लैब, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके, दूसरे इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के लिए। दैट इज नॉट यूज्ड बाय एनी अदर वन, दैट इज जस्ट ओनली यूज्ड टू कैलिब्रेट द अदर इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को अगर एक्यूरेट रीडिंग के लिए, उसका एक्यूरेट रीडिंग के लिए या सही करने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो अब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, या हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड हो। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ओके, वो इंस्ट्रूमेंट जो है हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करके हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट को भी कैलिब्रेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज, गॉट इट, अ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। अब इस इंस्ट्रूमेंट को जो है हम लोग पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, लैब में, ओके, यानी कि दिस इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज ट्रांसफर टाइप यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम लेके जा सकते हैं, ओके। पोर्टेबल टाइप यानी कि इंस्ट्रूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, दैट इज द पोर्टेबल टाइप इंस्ट्रूमेंट, गॉट इट। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी है, ओके, वो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी जो है, अगर हम लोग एसी का मेजरमेंट कर रहे हैं देन हम लोग यहाँ पे 10,000 फ्रीक्वेंसी तक जो है इसका एक्यूरेसी हो सकता है, 10 किलो हर्ट्ज तक, ओके। दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट। हर इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप लोग क्लियर होना चाहिए, सोर्स ऑफ एरर क्लियर होना चाहिए, जनरली कुछ पॉइंट सारे में कॉमन है ना। नाउ अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है मैंने आपको बताया था मूविंग आयरन में कि जब भी इंस्ट्रूमेंट जो है स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स को फॉलो करे, यानी कि उसका जो आउटपुट आ रहा है वो स्क्वायर के टर्म में आ रहा है। जैसे यहाँ देखो, अगर I1 और I2 बराबर हो जाता तो ये क्या हो जाता, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता, नहीं। तो जैसे ही स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स को फॉलो करे तो ये I1 I2 स्क्वायर के फॉर्म में ही है ना। बस अंतर ये है कि यहाँ पे इसका वैल्यू डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, बट है तो स्क्वायर भी। I1 I2 दो करंट है, दोनों करंट को हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अगर स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स हुआ तो स्केल हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, टेल मी। हम लोग जो स्केल यूटिलाइज करेंगे वो यूनिफॉर्म स्केल होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, ऑब्वियस है, ओके। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, और y इक्वल टू एक्स है इसका ग्राफ इस तरह से जाता है, लिनियरली, जो यूनिफॉर्म नेचर का होगा,
नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं, अंतरिक्ष दोनों आंसर आपने लिखा। ओके, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म यानी कि आपका जो है वो स्क्वायर के टर्म में बढ़े। करंट का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे स्क्वायर यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होगा वो 4 एम्पियर के कोरस्पॉन्डिंग होगा। मान लेते हैं I1 I1 2 एम्पियर है, I2 3 एम्पियर है, तो 3 इंटू 2 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर के कोरस्पॉन्डिंग वहाँ पे इफेक्ट होगा, तो यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा लगेगा। ओके, तो उसका इस कंडीशन में जो हम लोग स्केल यूटिलाइज करेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा। यहाँ पे चूंकि एयर गैप में जो फील्ड आ रहा है ऑपरेटिंग फील्ड वो बहुत कमजोर है ना, तो ऑपरेटिंग फील्ड वीक हो रहा है। तो आप बताओ, मैंने मूविंग आयरन में बताया था क्या स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ये इफेक्टेड होगा या नहीं होगा, यस और नो, वो इफेक्टेड होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स इफेक्टेड होगा, है ना। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो अंदर में फील्ड है अगर वो कमजोर हुआ तो बाहर का फील्ड उसको इफेक्ट कर सकता है, बाहर का फील्ड उसको इफेक्ट कर सकता है, तो उसके चलते एरर आ सकता है, रीडिंग आपका गलत हो सकता है। तो उस कंडीशन में जो है ये भी इसका डिसएडवांटेजेस है। और चूंकि इसका ऑपरेटिंग फील्ड वीक है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है टॉर्क वेट रेशियो वो भी हमारा स्मॉल होगा। तो मैंने बताया था, बताओ अगर टॉर्क वेट रेशियो कम होगा तो इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, है ना। तो ये सब ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, इसलिए हम लोग हर जगह बात कर रहे हैं कि अगर टॉर्क वेट रेशियो किसी का भी कम हुआ यानी कि वो लेस एक्यूरेट होगा, लेस सेंसिटिव होगा, है ना। और ये पीएमएमसी से कॉस्टलियर है। आपको दिख रहा है इसमें आपका दो कॉइल है। ओके, कॉइल को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज किए हुए हैं, देन इट इज कॉस्टलियर देन पीएमएमसी। अब अगर हम लोग ईरर का बात करें, ईरर का, है ना, सोर्स ऑफ ईरर, तो आपको पता है मूविंग आयरन में या पीएमएमसी में लोग बात की है कि जब भी किसी कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करता है तो उस करंट का हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर राइज करेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस चेंज होगा, रेसिस्टेंस चेंज होगा तो उसके चलते जो करंट उसमें फ्लो करना चाहिए एक्चुअल में वो दूसरा करंट हो जाएगा, यानी कि रीडिंग में क्या होगा, ईरर आएगा। क्लियर है? अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा, ओके, फ्रीक्वेंसी में अगर चेंजेस हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट में चेंजेस हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर में किसी भी कारण से चेंज होगा तो उसके चलते भी ईरर आएगा। अगर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड हुआ STRAY, अगर स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो उसके चलते भी ईरर आएगा, क्योंकि उसके चलते जो है इंटरनल जो आपका ऑपरेटिंग फील्ड है जो वीक है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जो है चेंजेज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज आएगा तो आपका सारा पैरामीटर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क लग रहा है, दो फ्लक्स के कारण टॉर्क लग रहा है। जब फ्लक्स के मैग्नीट्यूड में ही चेंज हो जाएगा तो आपका क्या होगा, टॉर्क चेंज हो जाएगा, टॉर्क चेंज होगा डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि रीडिंग आपका चेंज हो जाएगा। ओके, उसी तरह चूंकि अगर एसी हम लोग मेजर करेंगे, जहां भी एसी होगा तो वहां पे ईडी करंट आना ही आना है, तो ईडी करंट के चलते ईरर होगा, है ना। तो ये आपका था ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट। इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे, कब, जब हम लोग जो है वाट मीटर पढ़ेंगे तब।